सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। तो आज से हम अपना जूलॉजी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले क्लास 11 कंप्लीट करेंगे, फिर 12th करेंगे। तो जिसका फर्स्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। क्लास 11 एनिमल किंगडम। तो डेली अब आपका लेक्चर आएगा, आपको क्या करना है, लेक्चर को अटेंड करना है और एनसीईआरटी के साथ में कवर अप करते जाना है। मैं लेक्चर के एंड में जितना एनसीईआरटी का पोर्शन कंप्लीट होगा उसको भी डिस्कस कराते चलूंगी और लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू पीवाईक्यूज ऑफ नीट एंड प्रीवियस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर? चलिए, तो एनिमल किंगडम चैप्टर में पहले तो आप मुझे ये बताओ, फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बॉटनी में। आप जानते होंगे कि फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, किसने दिया था? आर एच विटेकर। जिसको नहीं पता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इट इज आर एच विटेकर। तो इसमें क्या क्या आता है, इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तो पहले आता है मोनेरल्स, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंगाई, फिर आता है प्लैंटी और लास्ट में आता है एनिमेलिया। तो उसी किंगडम एनिमेलिया को हम लोग किस नाम से पढ़ने वाले हैं? एनिमल किंगडम, जो कि जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। क्लियर हो गया? अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूंगी। इसको लिखना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ सुनते जाना है। तो एनिमल किंगडम में आप क्या पढ़ोगे? तो पहले ये समझो, आप लोग अपने सराउंडिंग्स में, आसपास के एरिया में बहुत सारे एनिमल्स को देखते हो, जिसके कई के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, कई के फॉर्म्स अलग होते हैं, कई के रहने का जगह अलग है, कई सब कुछ एनिमल्स अपने से वेरी करते हैं, है ना? हर एक एनिमल्स एक दूसरे से वेरी करता है। बहुत कम ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिमिलर शो करते हैं। क्लियर? तो आप मान लो आपके पास मिलियंस ऑफ एनिमल्स दे दिया जाए कि आपको क्या करना है, इसके बारे में स्टडी करनी है। तो आपसे इस लाइफ टाइम में तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं कि आप पूरा 1 मिलियन एनिमल्स की स्टडी करो। बात समझ में आ रहा है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो ये पॉसिबल ना हो पा रहा था, इसलिए क्या आया? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आया, एक जरिया आया जिससे कि हम क्लासिफाई कर सके एनिमल्स को अलग अलग बेसिस पे, ताकि क्या हो जाए, हमारा स्टडी करना, हमें समझना, एग्जामिन करना, ये सब आसान हो जाए। जैसे मान लो एक ग्रुप मैंने यहाँ रख दिया, मान लो इस ग्रुप का नाम है ग्रुप ए, है ना? तो जो ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे इसको मैं इस ग्रुप में डालूंगी, जो ए बी वाले होंगे उसको इस ग्रुप में डालूंगी। तो ये क्या हो गया, ये जो ग्रुप हो गया एक जरिया दे दिया कि ग्रुप को क्लासिफाई करने के लिए। बहुत सारे जैसे बहुत सारे इंसान थे, बहुत सारे पीपल थे, तो इनको एक डिवाइड करने का जरिया पाया गया। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो क्या होता था, टीचर्स लोग हाइट के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते थे, है ना? कि आपका हाइट इतना बड़ा है तो आप उसमें जाओ, आपका बहुत छोटा है तो आप आगे हो, ऐसी क्लासिफिकेशन हो जाता था, है ना? तो एक हमेशा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एक कोई बेस लेके ही क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में, है ना? तो यहाँ इस चैप्टर में पहले तो आप ये जानो एनिमल्स कैसे होते हैं। तो पहला तो ये सवाल आता है कि क्या एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यानी कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। क्लियर हो गया? अब इसके बारे में तो नहीं लिखवाने की जरूरत है, इतना तो आप क्लियर जानते हो, बहुत प्रीवियस क्लास से जानते हो, 9th में इसको पढ़ाया जाता है। यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है ना? अब दूसरा पॉइंट है हेटेरोट्रॉप्स। पहले कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रही हूँ, उसके बाद हम लोग बेसिस करेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो हेटेरोट्रॉप्स। अब एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब मुझे ये बताओ हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? आप जानते हो ऑटोट्रॉप्स होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनको किसी पे डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन हम लोग किसके कैटेगरी में आते हैं? हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, यानी कि हमें तो डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट्स पे, अलग अलग चीजों पे डिपेंडेंसी है। तो हेटेरोट्रॉप्स का मतलब आपको क्लियर है ना? अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं याद रह पा रहा है कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, तो आप इसके साइड में इसका डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दिया है कि हेटेरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। क्लियर? तो इसको आप लिख लोगे। थर्ड आता है होलोजोइक। आपको ये भी पता होगा होलोजोइक क्या होता है ना? चलिए मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता है या फिर याद नहीं रह पाता है तो आप यहाँ पे लिख लोगे, इसको मेंशन कर लोगे। होलोजोइक का मतलब होता है कि हम लोग सॉलिड फूड पे डिपेंड होते हैं, पहले इसको मुंह के अंदर लेते हैं, उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस चलती है ना? हम लोग भी क्या होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है? वी टेक द सॉलिड फूड पार्टिकल्स इनसाइड द माउथ, वी इंजेस्ट इट एंड देन द फूड गेट डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी, इज नोन एज होलोजोइक। इतनी चीजें क्लियर है ना? फोर्थ पॉइंट आता है एनिमल्स may show growth, reproduction and locomotion। अब इस लाइन में भी किसी को डाउट नहीं होगा, भी बहुत इजी लाइन है कि एनिमल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं, ग्रोथ भी शो कर सकते हैं और लोकोमोशन भी शो कर सकते हैं, है ना? चलिए, तो ये 4 पॉइंट्स क्लियर है। अब हम लोग डिवाइड करेंगे एनिमल किंगडम को 2 टाइप्स में। किंगडम एनिमेलिया को हम लोग 2 टाइप्स में पढ़ेंगे, है ना? इसका मैं क्लासिफिकेशन अभी ही बताऊंगी आपको। आपने लिविंग वर्ल्ड
चैप्टर में एक चीजें पढ़ी होगी, आपको अगर याद आ रही है तो प्लीज मुझे बताओ कौन सी चीजें हैं। चलिए, आपने कोशिश बहुत अच्छा किया, चलिए एक बार मैं बताती हूँ। आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ये चीजें ट्रिक से याद की होंगी, है ना। जैसे देखो कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये चीजें आपने याद करा होगा। अब कई स्टूडेंट को ये याद ही नहीं आ रहा होगा, इट्स ओके। चलिए एक बार और देखते हैं इसको। के मतलब होता है किंगडम, पी मतलब होता है फाइनल, सी मतलब होता है क्लास, ओ मतलब होता है ऑर्डर, एफ मतलब होता है फैमिली, जी मतलब होता है जीनस एंड दिस इज स्पीसीज। तो किंगडम के नीचे क्या आता है, सब किंगडम। ये बेसिक चीजें हैं। किंगडम के पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये आपको याद करना है। पहले आता है किंगडम, फिर उसके नीचे आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे नीचे जो फर्स्ट है वो क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज, दो स्पीसीज सिमिलरिटी होकर क्या बनाती है, जीनस। फिर जीनस कंबाइन करके क्या बनाता है, फैमिली। फिर फैमिली ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास फाइलम, फाइलम क्या बनाता है, किंगडम। ये क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपको बताती हूँ मैं ये चैप्टर कैसे कैसे जाने वाला है। तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें 10 बेसिस की बात करेंगे, है ना। पहले सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, उसके बाद बॉडी ऑफ सिमेट्री पे आएंगे, सिलोम पे आएंगे, उसके बाद आएंगे स्टर्म, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारी चीजें 10 क्लासिफिकेशन टोटल है, क्लियर। तो उस पे आएंगे हम लोग। उससे आने अगर वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, मतलब समझ लो आपका बहुत बड़ा ये पोर्शन एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप जैसे जैसे याद करते जाओगे, उसके बाद सिर्फ क्या होगा, पोरीफेरा फाइलम पढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का रिवीजन होगा, कुछ नई चीजें नहीं आएंगी। सिर्फ जो आपको पहले पढ़ा है वही कंसेप्ट बार बार रिपीट होगी सारी चीजों में। तो आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, एकदम अच्छे तरीके से सीखना है। अगर कोई भी डाउट हुआ आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, कुछ 1% भी डाउट है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, है ना। आपको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये जो कंटेंट है ये मतलब पूरा कंटेंट नहीं है या फिर हाफ पढ़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारा चीज़ें कवर करूँगी, आपको एनसीईआरटी कराऊंगी, तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि मैंने सारी चीज़ें कवर की है कि नहीं की है। चलिए आप इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करते हैं। आई होप सो आपने इसको लिख लिया है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं किंगडम एनिमलिया को डिवीजन करने में। आपको आज का लेक्चर एंड होते होते तक पूरा फाइलम का नाम याद करके जाना है ना। जैसे मैं याद कराऊंगी आपको सब कुछ याद करके जाना है। चलिए, किंगडम एनिमेलिया, इतनी चीजें क्लियर है। एनिमेलिया का दूसरा नाम मेटाजोआ भी होता है। क्या होता है, मेटाजोआ। अब कहीं पे भी मेटाजोआ लिखा हुआ हो तो आप डरोगे नहीं कि क्या है, ये किंगडम एनिमेलिया का दूसरा नाम है, क्लियर। अब इसको हम दो सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक सब डिवीजन सब किंगडम आता है, पहले किंगडम था, किंगडम के नीचे क्या आएगा, सब किंगडम आएगा। तो इसको सब किंगडम दो सब किंगडम में डिवाइड करा मैंने। एक आता है पैराजोआ, दूसरा आता है सब किंगडम यूमेटाजोआ। पहले सुनो क्या किया मैंने, किंगडम एनिमेलिया था, किंगडम के नीचे क्या आता है, सब किंगडम आता है। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कराया था, इसी चीज को बताने के लिए मैं वो चीज लिखी थी। अब देखो सब किंगडम पहला आता है पैराजोआ और दूसरा आता है यूमेटाजोआ। अब आप देखो पैराजोआ में कौन सा आएगा, यूमेटाजोआ में कौन सा आएगा। तो पैराजोआ किससे स्टार्ट कर रहा है, पी से स्टार्ट कर रहा है। याद करो पैराजोआ किससे स्टार्ट कर रहा है, पी से स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम आएगा। कौन सा फाइलम, फाइलम पोरीफेरा। P फॉर पैराजोआ, P फॉर पोरीफेरा। सबको याद हो रहा है। सब किंगडम पैराजोआ में कौन सा आता है,
क्लियर? चलिए अब इसमें बाकी के जितने फाइलम्स बचते हैं वो किस में आएगा? यूमेटाजोआ में। टीनोफोरा, दूसरा क्या होगा? सिलेंट्रेटा, क्या होगा? सिलेंट्रेटा। मैं यहां पे लिखती हूँ फाइलम के अकॉर्डिंग, है ना, फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा। आपको एक बार और बोलना है, फाइलम पोडीफेरा पैराजोआ में आता है, उसके बाद यूमेटाजोआ में पहला जो आता है सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। तीसरा आता है फाइलम टीनोफोरा, क्या आता है? फाइलम टीनोफोरा। फोर्थ प्लैटीहेलमिन्थेस, ये सब फाइलम ही है ना। मैं अब फाइलम फाइलम नहीं लिख रही हूँ, आपको समझ में आ गया दो तीन से कि हाँ फाइलम में, क्लियर? किंगडम के नीचे क्या आता है? फाइलम आता है। चलिए इसके बाद आता है प्लैटीहेलमिन्थेस, उसके बाद आता है एस्कीहेलमिन्थेस। इसका एक और नाम होता है सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडेरिया। मैं जब इस फाइलम पे आऊंगी तो आपको अच्छे से बताऊंगी क्या दूसरा नाम है क्या नहीं है, बट आप अभी भी लिख सकते हो, है ना। एस्कीहेलमिन्थेस का मैं वहीं पे बता दूंगी, आप बस इसका याद करते चलोगे, है ना। चलो एस्कीहेलमिन्थेस के बाद क्या आता है? एनीलिडा। क्या आता है? एनीलिडा। फिर आता है आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा का एक चीज आप याद करते चलो, ये सबसे लार्जेस्ट, ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम। तो आप अगर क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का, तो आप क्या बोलोगे? आर्थ्रोपोडा। समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद आता है मॉलस्का। क्या आता है? मॉलस्का। 9th नंबर इकाइनोडर्मेटा, 10th नंबर हेमिकॉर्डेटा and 11th number chordata. Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. आप क्या करोगे? पहले इसको एक बार ही लिखो, मैं आपको याद कराऊंगी, पहले आप इसको एक बार नोट डाउन करो फिर याद करते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, एक बार ही याद करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, उसके बाद आता है टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा। क्लियर? आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आता है? मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एक बार मैं आपको और याद कराने की कोशिश करती हूँ। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब आपका क्या काम है? आपको 2 मिनट के लिए लेक्चर को पॉज करना है और इसको एक बार आंख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करना है। इसको अभी याद करो फिर आगे बढ़ना है ना। चलिए तो मैं मानती चल रही हूँ आपने लेक्चर को पॉज किया है और इसको याद करने की कोशिश की है, ट्राई किया है। क्लियर? सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? दैट इज आर्थ्रोपोडा। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। समझ में आ गया इतना? क्लियर है सब कुछ? सो चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हेडिंग लगाना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका आंसर तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों करने की नीड पड़ी है ना। क्या नीड पड़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करने का?
तो एक बार आप एक लाइन लिख लो उसके सामने, टू अंडरस्टैंड बेटर वी नीड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं एक बार आपको ये समझा देती हूँ, आप अपने हिसाब से एक दो पॉइंट और आप लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। इसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो इसको एक बार में इस लाइफ टाइम में स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको नीड पड़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, ताकि हम लोग का जो स्टडी हो वो बहुत ईजी हो सके, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को स्टडी करने की कोशिश कर सकें। क्लियर है ना? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 10 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो सेलुलर है कि टिश्यू है कि ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है कि ऑर्गेनिज्म, किस लेवल क्या है। क्लियर? इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री है कि बाइलेटरल सिमेट्री है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। थर्ड आता है जॉन लेयर। जॉन लेयर यानी कि एक्टोडर्म है कि एंडोडर्म है कि मेसोडर्मल है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब चीजें चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है ना, ये सब चीजें आगे आते जाएंगे, अभी आपको परेशान नहीं होना। फोर्थ आता है सीलोम। सीलोम यानी कि क्या है, ये ए सिलोमेट है, सिलोमेट प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर? इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जॉन लेयर्स क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन। क्या आता है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। उसके बाद आता है बॉडी प्लान। अभी आप बस हेडिंग लिखते चलो, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, है ना? क्लियर हो रहा है? चलिए, इसके बाद आता है नोटोकॉर्ड। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट नंबर है सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी आपको क्या करना है? सिर्फ हेडिंग डालना है कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे सुनो एक बार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने 10 ऐसे बेस निकाले जिससे कि हम लोग डिफरेंट एनिमल्स को एक अलग अलग बेस की हेल्प से उसको स्टडी कर सकते हैं, है ना? इसमें पहला क्या है? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 10 टोटल बेसिस है जिससे कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और ये जैसे ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, समझो कि आपका एनिमल किंगडम एट द एंड पे आ चुका है। आने वाले में पोडिफेरा, फाइलम कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ यही चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ याद करने पड़ेंगे, बट कॉन्सेप्ट सारा यही बनाएगा, है ना? चलो, तो उसमें पहला क्या आता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है सिमेट्री कैसा है। तीसरा है जॉन लेयर्स कैसा है। चौथा है सीलोम क्या है। उसके बाद फिफ्थ आता है सेगमेंटेशन कैसा है। सिक्स्थ आता है बॉडी प्लान कैसा है। नोटोकॉर्ड कैसा है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। इस बेसिस पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम अभी फर्स्ट स्टडी करेंगे आज, क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन करो और एक बार आप फाइल को एक बार और रिकॉल करो और इसको एक बार और रिकॉल करो। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे फाइनल, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो रहा है? चलिए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किसमें आता है? फाइलम सिलेंड्रेटा, जिसको आप नीडेरिया भी बोलते हो, एंड फाइलम टिनोफोरा। तो अभी तक हमने फाइलम पोरिफेरा को क्लासिफाई कर लिया है। वो कौन से में था? तो वो था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
टिश्यू लेवल में कौन सा आ गया, ग्रुप ऑफ सेल्स थे, कंबाइन करके टिश्यू बना लिया। उसमें किसका एग्जांपल आ गया, तो फाइलम सिलेंट्रेटा जिसको निलिडिया भी बोलते हैं, और टिनोफोरा। तो हमने अभी तक 3 फाइलम को क्लासिफाई ऑलरेडी कर रखा है, क्लियर। अब आते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन पहली बारी किस में आना स्टार्ट हुआ, क्लियर। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आप इसको पहले लिख लो, मैं साइड हो जाती हूँ। आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए थर्ड पे आते हैं, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन ये बताओ मुझे आप, एक क्वेश्चन है मेरा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सेल ने तो मिलके बना लिया, क्या टिश्यू बना लिया, लेकिन टिश्यू मिलके क्या बनाता है, तो 2 टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में लिखते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज combine together to form organ which performs some basic functions like digestion, respiration, etc. देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सिलेंट्रेटा हो गया, टिनोफोरा हो गया, तो उनके पास ये चीजें होती ही नहीं होगी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऐसी कोई चीजें ही नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनके पास जो चीजें अवेलेबल है, जैसे टिश्यू लेवल ही है, जो टिश्यूज ग्रुप के हैं, वही टिश्यू डाइजेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कई टिश्यू मिलके रेस्पिरेशन कर लेते हैं, तो वही चीजें हो जाती हैं। ये तो धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ ना, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन आना स्टार्ट हुआ, क्लियर। बट प्रिमिटिव में जो जैसा अगर सेल भी है, तो सेल ही सारा चीजें परफॉर्म कर रहा है ना। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, मॉडिफिकेशन आते गया, एडवांसमेंट आता गया, तो सारी चीजें अलग अलग परफॉर्म स्टार्ट हो गया। जैसे ऑर्गन सिस्टम हमारे में अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग है, वैसी चीजें आने लगी, है ना। तो ऑर्गन लेवल किसमें आता है, तो हमने अभी तक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा कंप्लीट कर लिया। तो आप मुझे गेस करके बताओ अब कौन सा ऐसा फाइलम है जो ऑर्गन में आएगा। प्लेटीहेल्मिंथेस आएगा, क्योंकि इसके बाद तो वही आता है ना। क्या हुआ, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस। तो अभी तक हमारा 4 फाइलम कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो गया। आप इसको फटाफट से नोट डाउन करो, मैं यहीं पे हूँ साइड में, आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। चलिए आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए अब आते हैं 4th पे, जो कि होता है ऑर्गन सिस्टम। क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये तो आपको बेसिक डेफिनेशन, ये तो क्लास 9th वाले बच्चों को भी पता होता है ना, वही चीजें मैं बस लिख रही हूँ। ऑर्गन सिस्टम, चलिए तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे प्रॉपर हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको किसके अंदर मिलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम के अंदर। यानी कि मान लो ये ऑर्गन 1 है, ये ऑर्गन 2 है, यानी कि मेरे मान लो फॉर एग्जांपल ऑर्गन 1 है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑर्गन 2 है स्टमक,
लार्ज इंटेस्टाइन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए चीजें बता रही हूँ। जैसे मान लो ऑर्गन 1 क्या है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऑर्गन 2 स्टमक है, ऑर्गन 3 लार्ज इंटेस्टाइन है। क्लियर? अब इन तीनों ऑर्गन ने मिलकर किस चीज का निर्माण किया, दैट इज ऑर्गन सिस्टम, जो कि क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, आपको भी पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, स्टमक भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है। तो ये तीनों ऑर्गन ने मिलकर किस चीज का फॉर्मेशन कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। कंबाइंड करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ये चीजें मैंने आपको बस एग्जांपल के लिए बताया है। क्लियर? तो यहाँ पे कौन कौन सा सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं लिख देती हूँ कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फाइलम याद करने की बारी आती है। अब फाइलम कौन कौन सा है इसको याद करते हैं, समझ में आया? चलिए, तो ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल हो जाता है फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा। अब चलो एक साथ मेरे साथ पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन करो, है ना। आपका टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा एनसीईआरटी भी मैं रीड करा दूंगी, कुछ भी नहीं छूटा है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला कौन सा था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ सेल से मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसमें एग्जांपल क्या था, फाइलम पोरीफेरा। समझ में आया? उसके बाद दूसरा क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल्स कंबाइन करना स्टार्ट कर गया और उन्होंने टिश्यू बनाना स्टार्ट कर दिया। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा था, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। सही है? चलिए, उसके बाद आता है थर्ड, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दो टिश्यूज कंबाइन करने लगे और कुछ कुछ डाइजेशन, रेस्पिरेशन जैसी चीजों का निर्माण करने लगे, यानी कि ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगा। तो इसके अंदर कौन सा फाइलम था, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। क्लियर है? उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या हुआ, तो डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन करने लगे और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करने लगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया फाइलम का, फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिडा, हेमिचोर्डेटा, कॉर्डेटा। सही है? सब कुछ याद हो गया आपको। अब हम लोग दूसरे पे आएंगे, तो आप क्या करोगे, तब तक पूरा फाइलम याद करोगे, पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक वाइज याद करोगे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको भी आप रिवाइज करोगे, तब हम लोग दूसरे पे आएंगे। क्लियर? सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको हेडिंग लगाना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप शॉर्ट में LOO भी बोल सकते हो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका सिंपल मतलब होता है कि अरेंजमेंट कैसा है ना, कैसा वो सेल का बना है कि टिश्यू का बना है कि ऑर्गन का बना है कि ऑर्गन सिस्टम का बना है। समझ में आ रहा है? इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत इजी में बता रहे हैं आपको। चलिए, पहला आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका सिंपल मतलब यही है कि बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल से मिलके बनी है, उसके पास ना टिश्यू है ना ऑर्गन है, सिर्फ सेल्स है बॉडी में। क्लियर? क्या लिखेंगे,
बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली सेल्स। सिर्फ और सिर्फ सेल से मिलकर बना है बॉडी, जो कि सबसे प्रिमिटिव वाला होगा। अब सबसे प्रिमिटिव वाला कौन सा है? तो सब किंगडम पैराजोआ का है, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा को आप याद कर सकते हो, इसके अंदर एग्जांपल कौन सा आ जाता है? फाइलम पोरीफेरा। तो आपको डेली का जितना मैं पढ़ाऊंगी सब याद करते चलना है, क्योंकि ये चैप्टर ही सिर्फ और सिर्फ याद करने वाला है, समझना है साथ में और सिर्फ याद भी करते चलना है, तभी जाके ये चैप्टर पूरा पूरा क्लियर हो पाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो P फॉर पोरीफेरा, P फॉर प्रिमिटिव, और ये कौन से सब किंगडम का था याद करो। क्या ये यूमेटाजोआ का था? नहीं, ये किसका था? पैराजोआ का था। तो सब किंगडम पैराजोआ। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो सेलुलर लेवल हमारा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको फटाफट लिखो, फिर हम लोग टिश्यू लेवल पे आते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए, अब दूसरे पे आते हैं, टिश्यू लेवल। मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ, है ना? अब देखो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इजी है। ये क्या है? देखो, सेल्स मिला के क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कि 2-4 सेल अगर इकट्ठे हो जाए, ग्रुप बन जाए, तो किस चीज का निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। ये क्या किया कि ऐसा बना लिया, है ना? तो ये किस चीज का फॉर्मेशन कर दिया? ये टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ग्रुप ऑफ सेल्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। अब ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? कौन से फाइलम में पाया जाता है? ये आपको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, अब हम लोग दूसरा बेसिस स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिमेट्री। कि कैसा सिमेट्री है ऑर्गेनिजम्स में। तो इसके बेसिस पे हम लोग फाइलम को कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट। जैसे कि कोई फाइलम में एसिमेट्री होगा, कोई फाइलम में रेडियल सिमेट्री होगा, कोई में बायलेटरल सिमेट्री होगा। तो इसके बाद में भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे पहली बार टिश्यू लेवल किसमें देखा गया था? आप एग्जांपल बताओ मुझे फाइलम का। क्या आप आंसर कर पा रहे हो? है ना? आप आंसर जरूर करने चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझाया और याद भी कराया है ना। चलिए, सेकेंड क्या आता है? सिमेट्री। सिमेट्री में पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एसिमेट्रिकल, यानी कि इनके पास कोई ऐसा जरिया ही नहीं होगा जिनसे हम लोग इनके बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। दो इक्वल हाफ्स में इनका बॉडी डिवाइड भी नहीं हो सकता है। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे आप जानते होंगे बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई को क्या कर सकते हैं हम लोग? डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ्स में। ये जो लाइन है, इससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोनों इक्वल हाफ्स में। तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए? सिमेट्रिकल हो गए। लेकिन वहीं पे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? जैसे एसिमेट्रिकल के अंदर आता है फाइलम पोरीफेरा। मोस्टली पोरीफेरस जो होते हैं
मैंने बोला मोस्टली पोरिफेरस, जिसको हम लोग स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दे आर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसके बारे में भी लिख लेते हैं। We can't divide their body into two equal halves. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी पार्ट्स को हम लोग दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगराइज में फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? दैट इज एसिमेट्रिकल में फॉल करते हैं। समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना? कोई भी डाउट है आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना? चलिए अब दूसरा आते हैं, दैट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है? चलिए एसिमेट्रिकल हो गया, अब आते हैं रेडियल सिमेट्री। पहले समझते हैं फिर तो लिखना ही है। चलिए रेडियल सिमेट्री का सिंपल मतलब क्या होता है कि मोर देन एक से ज्यादा ऐसे चीज है जिससे आप बॉडी को क्या कर सकते हो? इक्वल हाफ्स में बांट सकते हो। दो तीन प्लेन्स है डिवाइड करने का जरिया, दो तीन टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो, फिर भी क्या होगा? इक्वल हाफ्स को। और एक आता है, ये चीजें आपको एकदम याद रखना है क्योंकि ना जाने कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा की स्टेज होता है और अडल्ट स्टेज भी होता है। तो जो इकाइनोडर्मेटा एडल्ट वाले होते हैं वो क्या शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। एसिमेट्री में कौन सा आता है? पोरिफेरा आता है। रेडियल सिमेट्री में कौन सा आता है? तो टिनोफोरा आता है, सिलेंड्रेटा आता है और इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट वाला आता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद में लिख लेते हैं more than one line of passing divides the organisms into two equal halves। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ क्लियर है यहाँ पे? चलिए तो दो चीज हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, मैं साइड होती हूँ, इसको लिखो, फिर आते हैं हम लोग बायलैटरल सिमेट्री पे। जैसे मान लो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? सेंटर एक ही जगह होता है लेकिन कई सारे प्लेन्स होते हैं जो कि इक्वल हाफ्स में बांट देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। समझ में आ रहा है ना? When more than one line of passes through central axis, it divides the organism into two equal halves। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए अब आते हैं इसमें, that is bilateral symmetry में। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगा जो ऐसा पास करेगा जो कि सेंटर से डिवाइड करेगा और बॉडी को दो पार्ट्स में बांटेगा। सिर्फ एक ही लाइन होगा, ऐसा मोर देन नहीं होगा, मोर देन वन लाइन नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कितना लाइन होगा? एक लाइन होगा, जिसका मतलब क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री। जैसे कि हमारे में देख सकते हो, सिर्फ एक लाइन से ही हमारा बॉडी क्या होगा? सेंटर पार्ट से दो पार्ट में बट जाएगा बॉडी। क्लियर है? ये किसके अंदर हम लोग आते हैं? बायलैटरल सिमेट्री में। क्लियर है सबको? चलिए इसके बारे में लिखते हैं। When one line passing through central axis divides the body into two equal halves। तो इसका क्या मतलब हुआ? बायलैटरल सिमेट्री। अब आपको
सिमेट्रिकल क्या था, रेडियल सिमेट्री क्या था, बाइलेटरल सिमेट्री क्या है। एक बार आप ध्यान से सुनो, कॉपी को बंद करो, एक बार मेरे साथ बोलो, है ना। एसिमेट्री का मतलब था कि वहाँ पे कोई प्लेन ही नहीं था ऐसा जो कि सेंटर से पास करता और दो भागों में बांटता हुई इक्वल हाफ्स में, ऐसा कोई प्लेन ही नहीं था वहाँ पे, तो वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या था, फाइलम पोरिफेरा। क्लियर है, चलिए अब दूसरा हमने पढ़ा दैट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या था, रेडियल सिमेट्री का तो सिंपल सा मतलब था कि मोर देन एक से भी ज्यादा लाइन ऐसे होंगे जो सेंटर से पास तो करेंगे लेकिन दो भाग में भी बांट देंगे, तो एक से ज्यादा ऐसा लाइन पाया जाएगा, तो वो किसकी कैटेगरी में फॉलो करता है, रेडियल सिमेट्री में। इसका एग्जांपल क्या था, तो एग्जांपल था सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स। क्या थे, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स वाले थे। क्लियर है, चलिए इसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि एक लाइन ही ऐसा होगा जो कि सेंटर से पास करेगा और दो भागों में बांट देगा बॉडी में। क्लियर है, इसका एग्जांपल क्या है, तो जो और सब बच जाता है, जितना जो रेडियल में नहीं गया, जो एसिमेट्रिकल और रेडियल को छोड़ के जितना भी फाइलम बच रहा है वो किसकी कैटेगरी में आएगा, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइलम पोरिफेरा हमने लिख लिया, सिलेंड्रेटा लिख लिया, टिनोफोरा लिख लिया। अब कौन सी फाइलम से बचता है, तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस, टू कॉर्डेटा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है कि बाइलेटरल सिमेट्री में इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट वाला नहीं आएगा। क्या आएगा, इकाइनोडर्मेटा का सिर्फ और सिर्फ लार्वा स्टेज आएगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है इसमें, है ना। इसमें इकाइनोडर्मेटा का क्या आएगा, इकाइनोडर्मेटा का सिर्फ और सिर्फ लार्वा स्टेज आएगी, ना कि एडल्ट वाली। तो आई होप आपको सिमेट्री टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया। हमारा दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है, जिसमें पहला हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा, और सिमेट्री में पहले हमने पढ़ा एसिमेट्रिकल, फिर पढ़ा रेडियल, फिर पढ़ा बाइलेटरल। तो अब हम लोग थर्ड टॉपिक में आएंगे, दैट इज ज्योमेट्री। तो आपको क्या करना है, आपको पता है, फटाफट इसको नोट डाउन करना है। आई होप सो आपने इसको लिख लिया है। चलिए अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक का नाम बताओ, दैट इज ज्योमेट्री। चलिए हेडिंग लगाइए तब तक। हाँ, एक बात आपको याद रखना है, अगर मैं कल कोई भी लेक्चर डालूंगी तो उससे पहले मैं इस लेक्चर के बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाली हूँ, ताकि मुझे ये पता चले आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि इस चैप्टर में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह पे, हर एक मोड पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं। समझ में आया, चलिए अब आते हैं थर्ड, दैट इज जॉर्म लेयर्स। क्या है, जॉर्म लेयर्स। अब पहले मैं समझाती हूँ, फिर आते हैं टॉपिक पे। जॉर्म लेयर्स कब बनते हैं, तो जॉर्म लेयर्स जब हम लोग मदर के वोम में रहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनते हैं। कौन से स्टेज में बनते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनते हैं। और इसी यही आगे जाके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रहा है, तो ये कब बनते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और यही आगे जाके क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन। इसमें किसी को भी डाउट है, कोई भी डाउट है नहीं, चलो। तो जॉर्म लेयर्स के बारे में इतना जानना था। अब आते हैं कि इस चैप्टर में जॉर्म लेयर्स का मतलब क्या है। तो इसमें पूरे एनिमल किंगडम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। जॉर्म लेयर को किस कैटेगरी में डिवाइड किया है, दो भागों में। पहला डिप्लोब्लास्टिक
दूसरा दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो डाई मतलब क्या होता है, हमेशा जहां कहीं भी डाई आए, ट्राई आए, टेट्रा आए तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो डाई जहां कहीं भी आए यानी कि 2, ट्राई मतलब 3, समझ में आ रहा है? चलिए, तो जहां पे 2 जोन लेयर का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। और जहां कहीं भी 3 जोन लेयर्स बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। इतनी चीजें बहुत क्लियर है। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसका नाम लिखा, उसी से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करी है, और तो कुछ मैंने ऐड ऑन नहीं किया। चलो, तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जॉन लेयर्स। इसमें कौन कौन जॉन लेयर्स होंगे ये याद रखने वाली बात हो जाती है। तो इसमें कौन कौन जॉन लेयर होंगे, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी कि सबसे बाहर वाला हिस्सा और सबसे अंदर वाला हिस्सा, बस यही 2 चीजें होंगी। इसमें बीच का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी कि मीजोडर्म जैसी कोई चीजें नहीं आएंगी इसमें। हाँ ऐसा होगा, मीजोग्लिया का फॉर्मेशन होता है लेकिन मीजोडर्म नहीं होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मैं इसको लिखवाऊंगी। तो डिप्लोब्लास्टिक के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, एनिमल्स which have only 2 germ layers, that is ectoderm and endoderm। लेकिन मैंने आपको तो एक चीज बताई कि इनके पास एक मीजोग्लिया जैसी स्ट्रक्चर आएगी जो कि अनडिफरेंशियल लेयर होगी, है ना। मीजोडर्म नहीं होती है, सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर आता है मीजोग्लिया नाम से, है ना। तो इसके बाद में और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन अनडिफरेंशियल लेयर कॉल्ड मीजोग्लिया इज सीन। मीजोग्लिया कैसा स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका साइटोप्लाज्म कैसा स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, वैसा ही मीजोग्लिया कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, जेली लाइक। समझ में आया, किसी को कोई डाउट? चलो एक बार ये डिप्लोब्लास्टिक को एक बार मैं और समझा देती हूँ। इनके पास क्या होता है, सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर होंगे, ये हो जाएगा एंडोडर्म और ये हो जाएगा एक्टोडर्म, सॉरी, है ना, और ये हो जाएगा एंडोडर्म। एंडो मतलब सबसे इनर, एक्टो मतलब बाहर, बस इतना याद रखना है। तो डिप्लोब्लास्टिक क्लियर हुआ, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होंगे, और जर्म लेयर्स होते क्या है, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं जो कि आगे जाके ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सही क्लियर है? चलो अब मेन आता है इसका एग्जांपल याद करना है। क्या करना है, एग्जांपल्स को याद करना है। तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल क्या होता है, तो इसका एग्जांपल होता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने सिलेंट्रेटा टिनोफोरा लिखा तो पोरीफेरा कहाँ गए, है ना, आपके भी मन में आ रहा है। चलिए इस डाउट को भी क्लियर करेंगे। पहले मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बता रही हूँ, क्लियर, फिर इस पे भी आएंगे कि हमारा पोरीफेरा कहाँ चला गया, उसको तो कोई जगह ही नहीं मिला यहाँ पे, डिप्लोब्लास्टिक पे भी नहीं मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक पे भी नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ गए, उसके बारे में मैं आऊंगी, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा, 3 जर्म लेयर्स। आप इसी डेफिनेशन को क्या लिखोगे, एनिमल्स व्हिच हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है आपको डेफिनेशन को। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, एनिमल्स व्हिच हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हो जाता है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, यानी कि प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद आने वाला जितना भी फाइलम है वो किसके अंदर आएगा, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आएगा। जैसे प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
तो ये सारी फाइलम्स किसके अंदर में आएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिया। आप भी फाइलम मेरे साथ याद करते चलो, इसलिए मैं बार बार फाइलम्स आपको रिकॉल करा रही हूँ, है ना। चलिए, डिप्लोब्लास्टिया के अंदर कौन कौन सा आएगा? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। क्लियर हो गया। अब पोरीफेरा के बारे में जानते हैं। तो क्योंकि पोरीफेरा बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ही प्रिमिटिव, तो इसलिए उनके पास ऐसे कोई जॉन लेयर्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। वो तो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं ना, उनके पास तो ना टिश्यू है, तो इसलिए उनके पास क्या होता है? पोरीफेरा के पास कोई भी जॉन लेयर्स होता ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे स्टार मार्क करके? पोरीफेरा नो जॉन लेयर्स प्रेजेंट, नो जॉन लेयर्स प्रेजेंट। समझ में आया? तो हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टॉपिक आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आता है सिमेट्री, थर्ड आता है दैट इज जॉन लेयर्स। 3 टॉपिक आई होप आपका भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ तक पहले आप कंप्लीट करो, फिर वीडियो को आगे देखना। क्लियर? मैं एनसीईआरटी में सब कुछ साथ में कराती जाऊंगी। सो चलिए अब हम लोग फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक बॉडी प्लान। क्या है? नाम क्या है? बॉडी प्लान, यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो ब्लाइंड सैक है या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब है। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, पर मैं जब टॉपिक कंप्लीट करूंगी तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। क्लियर? चलिए, बॉडी प्लान में फर्स्ट आता है ब्लाइंड सैक, दूसरा आता है ट्यूब विद इन ट्यूब। अब देखो ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड सैक का यही मतलब है कि यहाँ इनके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग पाया जाएगा जो कि माउथ का भी काम करेगा और एनस का भी काम करेगा। यहाँ पे 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दोनों चीजें करता है ना। इसके बारे में क्या लिखेंगे? ओनली 1 openings are present which act as an anus or mouth। यानी कि एक ही ओपनिंग, जिसको आप माउथ बोलो एनस बोलो, बात एक ही है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस। तो कौन कौन से फाइलम्स के पास ऐसा है जो कि सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट है? तो आपको याद रखना है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेलमिन्थस। क्लियर हो गया? अब ट्यूब विद इन ट्यूब समझना है। क्या है ट्यूब विद इन ट्यूब? जैसे मान लो अब इसको समझना है तो आप पहले मेरे से समझो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, फिर इसके बारे में लिखवा लेंगे, है ना। ट्यूब विद इन ट्यूब का एक ही मतलब है। जैसे आप मान लो आपने एक रिफिल खरीदा और उसको पेन में डाल रहे हो, तो पेन का जो पहले वाला पोर्शन बिना रिफिल डाले हो वो एक ट्यूब की तरह एक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपने उसको उसके अंदर क्या डाला? रिफिल डाल दिया, तो ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब डाल दिया आपने, तो ट्यूब विद इन ट्यूब। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? क्लियर है? किसी को भी कोई भी डाउट नहीं? चलो, अगर डाउट है तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके थोड़ा बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इनके पास क्या होगा? इनके पास सेपरेट ओपनिंग होगा फॉर माउथ एंड एनस। तो इसमें क्या लिखेंगे? दे हैव सेपरेट ओपनिंग्स फॉर माउथ एंड एनस। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे तो सिर्फ सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा फ्रेंड्स थे, उसके सामने प्लेटिहेलमिन्थस साथ में नहीं था।
लेकिन ब्लाइंड सेक बॉडी में फर्स्ट टाइम प्लेटिहेल्मिंथेस किस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, सिलेंट्रेटा या फिर टिनोफोरा ग्रुप को। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद जितना भी फाइलम आता है वो किसके अंदर आएगा, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो एग्जांपल क्या लिख लेंगे, प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद क्या आता है, पहले आप मुझे ये बताओ, याद आ रहा है? पहला आता है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस। उसके बाद आता है एस्कीहेल्मिंथेस। क्या आता है? आई होप आपको याद आ रहा हो, मेरे से पहले आपको याद आ रहा हो, है ना? एस्कीहेल्मिंथेस टू कॉर्डेटा। समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना? इसके बाद हम लोग फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आएंगे, दैट इज सेगमेंटेशन। कैसा सेगमेंटेशन है बॉडी का। सो चलिए, हमारा बॉडी प्लान कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि एनसीईआरटी ने ब्लाइंड सेक में कभी भी पोरीफेरा को नहीं डाला है ना? पोरीफेरा मेंशन नहीं किया हुआ है एनसीईआरटी में, क्योंकि नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे पोरीफेरा एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। और अगर इसका बॉडी प्लान की बात भी करेंगे तो ब्लाइंड सेक ना बोल के इसका ज्यादा अच्छा बॉडी प्लान होता है एस्ट्रोनॉट बॉडी प्लान। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करा रही। चलिए अब फिफ्थ पे आते हैं, दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, इसका क्या मतलब होता है? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन को और क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म भी बोला जाता है। लेकिन हाँ, ये केमिस्ट्री वाला मेटामेरिज्म नहीं है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ये यहाँ पे दूसरा मतलब होता है, यानी कि क्या लिखेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर ऑल्सो नोन एज मेटामेरिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे सेगमेंटेशन का मतलब यही होता है कि या एटलीस्ट एक ऑर्गन का रिपीट होना, सीरियल वाइज रिपीट होना एटलीस्ट एक ऑर्गन का। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेगमेंटेशन। यानी कि इसके बारे में लिखना चाहे तो सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट वन ऑर्गन। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेगमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो हमारा टोटल 5 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब इसका एग्जांपल क्या आता है कि सेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या होगा। तो इसका एग्जांपल में आपको याद रखना है ना? इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल का खेल है ना? फाइलम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इसका मतलब सेगमेंटेशन किस किस में देखने को मिलेगा, तो फाइलम, पोरीफेरा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। क्लियर हो गया? अब आज हम लोग सिर्फ 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर? अभी तक मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तक पढ़ाऊंगी। कल के लेक्चर में एनसीईआरटी पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का कंप्लीट हो जाएगा और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा टाइम मिले तो फिर पोरीफेरा भी कंप्लीट करा देंगे। क्लियर? चलिए, तो अब आते हैं 6, दैट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। किस चीज पे आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बस यही याद रखना है कि कौन कौन से फाइलम में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट?
मोलस्का, चलिए इसको सीरियल वाइज लिख लेते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सो आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। अगर अभी भी डाउट है तो आप पूरे नोट्स को 1-2 बार रीड करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ के आना, फिर मैं कल के लेक्चर में एनसीईआरटी भी कंप्लीट करवा दूंगी। क्लियर? चलिए।